माया पंछी का समूह। अध्याय 12। प्रोफेसर अम्बरिज। अगली सुबह सीमस ने फटाफट कपड़े पहने और हैरी के मोजे पहनने से पहले वो कमरे से बाहर चला गया। जब सीमस के दुशाले का आखिरी हिस्सा ओझल हुआ तो हैरी ने जोर से कहा, उसे क्या लगता है अगर वो ज्यादा देर तक मेरे साथ कमरे में रहेगा तो पागल हो जाएगा? नेविल और रॉन दोनों ने ही हैरी को ये उसकी समस्या है तुम्हारी नहीं वाले अंदाज में देखा, लेकिन हैरी को ज्यादा तसल्ली नहीं मिली। उसे ये सब कब तक झेलना पड़ेगा? जब 5 मिनट बाद हैरी और रॉन नाश्ते के लिए जा रहे थे तो गरुड़ द्वार के हॉल के आधे रास्ते में हरमाइनी उनके पास आई और पूछने लगी, क्या हुआ? तुम तो बिल्कुल ओह नहीं। वो गरुड़ द्वार के हॉल के नोटिस बोर्ड की तरफ देख रही थी जहां एक नया बड़ा नोटिस लगा हुआ था। ढेर सारे पैसे, जेब खर्च काफी नहीं है, थोड़ी कमाई करना चाहते हो? गरुड़ द्वार हॉल में फ्रेड और जॉर्ज वीजली से संपर्क करो। आसान, थोड़ी सी देर के, लगभग दर्द रहित कामों के लिए। हमें अफसोस है कि सारा काम आवेदक के जोखिम पर किया जाएगा। ये तो हद हो गई, हरमानी ने गंभीरता से कहा। उस नोटिस को उतार दिया जिसे फ्रेड और जॉर्ज ने नोटिस बोर्ड पर हॉग्समीड की पहली वीकेंड यात्रा की तारीख बताने वाले पोस्टर के ऊपर लगाया था, जो अक्टूबर में थी। हमें उनसे बात करनी होगी रॉन। रॉन दहशत में नजर आने लगा। क्यों? क्योंकि हम प्रीफेक्ट हैं, हरमाइनी ने तस्वीर के छेद से बाहर निकलते हुए कहा। इस तरह के कामों को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। रॉन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे को देखकर हैरी बता सकता था कि फ्रेड और जॉर्ज को मनमानी करने से रोकने का विचार उसे कतई अच्छा नहीं लगा था। हैरी, तुम बताओ क्या हुआ तुम्हें? हरमाइनी ने कहा। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, दोनों तरफ बूढ़े जादूगरों और जादूगरनियों की तस्वीरें लगी थी। सब बातचीत में मशगूल थे, इसलिए उन्होंने उन लोगों को नजरअंदाज किया। जब हैरी ने कोई जवाब नहीं दिया तो रॉन ने कहा, सीमस को लगता है कि हैरी तुम जानते हो कौन के बारे में झूठ बोल रहा है। हैरी को उम्मीद थी हरमाइनी ये सुनकर नाराज हो जाएगी, लेकिन उसने आह भरी। हैरी जोर से बोला, तो तुम उसके साथ इस बारे में बातचीत कर रही थी कि मैं झूठा और लोकप्रियता चाहने वाला लड़का हूं, है ना? नहीं, मैंने उसे दरअसल ये कहा था कि वो तुम्हारे बारे में अपना मोटा मुंह बंद रखे। और हैरी, अगर तुम हम लोगों पर गुस्सा होना बंद कर दो तो अच्छा रहेगा। शायद तुमने इस बात पर गौर नहीं किया कि रॉन और मैं तुम्हारी तरफ हैं। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। हैरी ने धीरे से कहा, माफ करना। कोई बात नहीं, हरमाइनी ने गरिमापूर्ण ढंग से कहा। फिर उसने अपना सिर हिलाया। तुम्हें याद नहीं डंबलडोर ने पिछले सत्र के आखिरी जश्न में क्या कहा था? हैरी और रॉन ने उसकी तरफ सूनेपन से देखा। तुम जानते हो कौन के बारे में? उसने कहा था कि वो शत्रुता और मन मुटाव फैलाने में निपुण है। हम सिर्फ दोस्ती और विश्वास के उतने ही मजबूत बंधन से उससे लड़ सकते हैं। रॉन ने उसकी तरफ प्रशंसा से देखते हुए कहा, तुम इस तरह की बातें कैसे याद रख लेती हो? हरमाइनी ने थोड़ा चिढ़कर कहा। मैं सुनती हूँ रॉन, सुनता तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता कि। हरमाइनी ने जोर देकर आगे कहा, इसका मतलब यह है कि डंबलडोर इसी तरह की चीजों के बारे में बोल रहे थे। तुम जानते हो कौन को आए अभी 2 महीने हुए हैं और हम आपस में लड़ रहे हैं। और बोलती टोपी ने भी चेतावनी दी थी, एकता रखो, एक रहो। और हैरी ने भी तो कल रात को बिल्कुल सही कहा था, रॉन ने पलट कर कहा। और अगर इसका मतलब यह है कि हमें नाग शक्ति वालों के साथ एकता रखनी होगी तो उसकी संभावना बहुत कम है, हरमाइनी ने चिढ़कर कहा। देखो, अफसोस की बात है कि हम हाउसों की आपसी एकता के बारे में थोड़ी भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो संगमरमर की सीढ़ियों से नीचे पहुंच गए। 4th ईयर में पढ़ने वाले चील घाट के विद्यार्थी प्रवेश हॉल पार कर रहे थे। हैरी को देखते ही वो एक दूसरे के करीब हो गए, जैसे उन्हें डर हो कि वो अकेले रहने वालों पर हमला कर देगा। हाँ, हमें सचमुच इस तरह के लोगों से दोस्ती की कोशिश करनी चाहिए, है ना? हैरी ने व्यंग से कहा। वे चील घाट के विद्यार्थियों के पीछे बड़े हॉल में पहुंचे। दाखिल होते समय सभी ने स्टाफ टेबल की तरफ देखा। प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक, खगोल शास्त्र की प्रोफेसर सिनिस्ट्रा से बात कर रही थी और हैग्रिड एक बार फिर वहां नहीं था। उनके ऊपर की जादुई छत हैरी के मूड के अनुरूप थी। ये बारिश के बादलों से ढकी और भूरी थी। गरुड़ द्वार की टेबल की तरफ बढ़ते समय हैरी ने कहा, डंबलडोर ने इस बात का जिक्र तक नहीं किया है कि ग्रबली प्लैंक हमें कितने लंबे समय तक पढ़ाएंगे। शायद, हरमाइनी ने सोचते हुए कहा। रॉन ने बात काट दी। क्या? देखो, शायद वो इस तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते होंगे कि हैग्रिड कहाँ है। तुम्हारा क्या मतलब है? हरमाइनी के जवाब देने से पहले ही एक लड़की हैरी के पास आई। हाय एंजेलिना। हाय, छुट्टियां अच्छी बीती?
जवाब का इंतजार किए बिना आगे बोलने लगी। सुनो, मुझे गरुड़द्वार की क्विडिच टीम का कप्तान बना दिया गया है। ओह, बहुत अच्छा रहा। हाँ, ओलिवर चला गया है तो हमें नए कीपर की जरूरत होगी। ट्रायल्स शुक्रवार को 5 बजे हैं। मैं चाहती हूँ कि पूरी टीम उसमें मौजूद रहे। हैरी ने कहा, ठीक है। एंजेलिना मुस्कुराई और चली गई। हरमाइनी रॉन के पास बैठ गई, टोस्ट की प्लेट अपनी तरफ खींचते हुए बोली, मैं तो भूल ही गई थी कि वुड चला गया है। हैरी ने सामने वाली बेंच पर बैठते हुए कहा, वो अच्छा कीपर था। रॉन बोला, फिर भी नए खून को मौका मिलना चाहिए, है ना। साए साए करके सैकड़ों गुल्लू उड़ते हुए ऊपर की खिड़कियों से अंदर आए, टेबलों पर मंडराने लगे। वो अपने मालिकों के लिए चिट्ठी और पैकेट लाए थे। नाश्ता करने वालों पर पानी की बूंदें टपका रहे थे। जाहिर है बाहर तेज बारिश हो रही थी। हरमाइनी ने अपने ऑरेंज जूस को जल्दी से एक तरफ रख दिया ताकि एक बड़े भीगे करेल उल्लू के लिए जगह बना सके, जो अपनी चोंच में दैनिक जादूगर का अखबार दबाए था। जब हरमाइनी ने उल्लू से अखबार लिया तो हैरी ने चिढ़ते हुए कहा, मैं होता तो इसे कब का बंद करवा देता। इसमें बकवास के सिवाय कुछ नहीं होता। दुश्मन क्या कह रहा है इसकी जानकारी होनी चाहिए। हरमाइनी ने अखबार खोला, उसके पीछे गुम हो गई। प्रोफेसर मैगोनिकल अब टेबल पर चारों तरफ घूमकर टाइम टेबल बांट रही थी। आज की क्लासों को देखो, रॉन का रहा। जादू का इतिहास, काढ़े की 2 क्लासें, ज्योतिष और गुप्त कलाओं से रक्षा की 2 क्लास, बिन्स, स्नैप, ट्रिलोनी और वो अम्ब्रिज औरत, सभी एक दिन में। काश फ्रेड और जॉर्ज जल्दी से अपनी गोता मार टॉफियां तैयार कर लें। मेरे कान मुझे धोखा तो नहीं दे रहे। फ्रेड और जॉर्ज हैरी के पास बैठ गए। हॉगवर्ट्स के प्रीफेक्ट्स क्लासों से गोता मारना चाहते हैं। देखो तो सही आज की कितनी बुरी क्लासेस हैं, रॉन ने उदासी से कहा। टाइम टेबल फ्रेड की नाक के नीचे सरका दिया। हरमाइनी ने फ्रेड और जॉर्ज को सख्ती से घूरते हुए कहा, गोता मार टॉफियों की बात छिड़ ही गई है तो तुम लोग गरुड़ द्वार के नोटिस बोर्ड पर उनके प्रयोग का विज्ञापन नहीं कर सकते। जॉर्ज ने हैरानी से पूछा, कौन कहता है। मैं कहती हूँ, और रॉन भी। रॉन ने जल्दी से कहा, मुझे इस पचड़े से दूर रखो। हरमाइनी ने उसकी तरफ गुस्से से घूरा। फ्रेड और जॉर्ज हंसने लगे। फ्रेड ने एक कंप्रेट पर बटर की मोटी परत लगाते हुए कहा, हरमाइनी तुम जल्दी ही अलग गाना गाने लगोगी। तुम्हारा 5th ईयर शुरू हो रहा है। जल्दी ही तुम हमसे गोता मार टॉफियों की भीख मांगोगी। मैं क्यों भीख मांगूंगी? 5th ईयर में OWL होते हैं तो? फ्रेड ने संतुष्टि से कहा, जब तुम्हारी परीक्षाएं पास आएंगी तो तुम्हारी नाक किताबों से इतनी रगड़ खाएगी कि लहूलुहान हो जाएगी। OWL के करीब आने के बाद हमारी क्लास में काफी परेशानियां हुई थीं, आंसू और हंगामा। पेट्रिशिया स्टिम्सन तो बेहोश हो गई थी। फ्रेड ने याद करते हुए कहा, केनेथ टाउलर को फोड़े हो गए थे, तुम्हें याद है? वो इसीलिए तो हुए थे क्योंकि तुमने उसके पजामे में बल्बाडॉक्स पाउडर छिड़क दिया था, जॉर्ज ने कहा। ओह हाँ, फ्रेड ने दांत दिखाते हुए कहा, मैं तो भूल ही गया था। इतनी सारी चीजें होती हैं कि कई बार तो याद रखना मुश्किल होता है। जॉर्ज बोला, अगर परीक्षा की चिंता हो तो 5th ईयर किसी बुरे सपने की तरह होता है। फ्रेड और मैंने किसी तरह से अपना मानसिक संतुलन बनाए रखा था। रॉन ने कहा, हाँ, तुम दोनों को 3 OWL मिले थे, है ना? हाँ, हमें लगता है कि हम जिस दिशा में करियर बनाएंगे उसमें शैक्षिक उपलब्धियों की कोई खास जरूरत नहीं होगी। हमने गंभीरता से विचार किया है, क्या हम 7th ईयर में पढ़ने का कष्ट उठाएं, क्योंकि हम जो चाहते थे वो हमें मिल गया है, जॉर्ज ने उत्साह से कहा। तभी हैरी ने उन्हें चेतावनी भरी निगाह से देखा। जॉर्ज रुक गया। हैरी जानता था जॉर्ज त्रिकोणी जादूगर की इनामी राशि की बात छेड़ने वाला था जो उसने उन भाइयों को दी थी। जॉर्ज ने जल्दी से कहा, अब हमें OWL मिल गए हैं तो हमें NEWT की क्या परवाह है। बहरहाल हमें पता था कि हमारे स्कूल छोड़ने से मम्मी बुरा मान जाएंगी, खास तौर पर इसलिए क्योंकि पर्सी खुद को दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख साबित कर चुका है। फ्रेड ने बड़े हॉल में चारों तरफ प्यार भरी निगाह डालते हुए कहा, हम हॉगवर्ट्स में अपना आखिरी साल बर्बाद नहीं कर रहे हैं। इस साल हम थोड़ी मार्केट रिसर्च कर लेंगे और ठीक ठीक पता लगाएंगे कि हॉगवर्ट्स के विद्यार्थियों को जोक शॉप के किन चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन जोक शॉप खोलने का पैसा कहाँ से आएगा? हरमाइनी ने संदेह से पूछा। हैरी ने जुड़वा भाइयों की तरफ नहीं देखा। उसे अपना चेहरा गर्म लग रहा था। उसने जानबूझकर अपने हाथ से कांटा नीचे गिरा दिया और नीचे झुक गया। उसने नीचे से फ्रेड की आवाज सुनी, देखो हरमाइनी, हमसे कुछ मत पूछो ताकि हमें झूठ ना बोलना पड़े। चलो जॉर्ज, अगर हम जल्दी चले जाते हैं तो जड़ी बूटी विज्ञान की क्लास से पहले कुछ विस्तारित कान बेच सकते हैं। हैरी टेबल के ऊपर आया। उसने देखा कि फ्रेड और जॉर्ज अपने हाथों में बहुत सारे टोस्ट लेकर दूर जा रहे हैं। इस बात का क्या मतलब है? हरमाइनी ने पूछा, और कभी हैरी को तो कभी रॉन को देखा। हमसे कुछ मत पूछो,
इस बात का मतलब ये है कि उनके पास जोक शॉप खोलने के पैसे आ चुके हैं। मैं भी यही सोच रहा था। उन्होंने गर्मियों में मुझे नए ड्रेस दुशाले दिलाए थे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इतने पैसे उनके पास कहाँ से आए। हैरी ने फैसला किया कि इस बातचीत को खतरनाक मुद्दे से दूर हटाने का समय आ गया है। क्या तुम्हें लगता है कि ये साल सचमुच मुश्किल होगा परीक्षाओं के कारण? ओह हाँ, होना ही है ना। OWL सचमुच महत्वपूर्ण होते हैं। वे उन नौकरियों को प्रभावित करते हैं जिनके लिए हम आवेदन देंगे। हमें इस साल करियर संबंधी सलाह दी जाएगी। तुम लोग हॉगवर्ट्स से निकलने के बाद क्या करना चाहते हो? हैरी ने बाकी दोनों से पूछा जब वो कुछ समय बाद बड़े हॉल से निकले और जादू का इतिहास की क्लासरूम में जाने लगे। गंभीरता से तो नहीं सोचा, बस शायद। क्या? हैरी ने उसे प्रेरित किया। रॉन ने कहा, देखो ऑरर बनना बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, सच कहा, हैरी ने उत्साह से कहा। लेकिन वे विशिष्ट वर्ग में आते हैं, इसलिए बहुत अच्छे ग्रेड चाहिए। और तुम हरमाइनी? मैं नहीं जानती, मैं सचमुच कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहूंगी। हैरी बोला, ऑरर का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ, होता तो है, मेरा मतलब है अगर मैं SPEW के काम को आगे बढ़ा सकूं। हैरी और रॉन ने इस बात का ध्यान रखा कि वो एक दूसरे की तरफ ना देखें। सभी की राय में जादू का इतिहास दुनिया का सबसे उबाऊ विषय था। प्रोफेसर बिन्स बिना रुके लेक्चर देते रहते थे, जबकि विद्यार्थी नोट्स लिखते थे या शून्य में उनींदेपन से घूरते रहते थे। हैरी और रॉन अब तक इस विषय में सिर्फ इसलिए पास हो पाए थे क्योंकि उन्होंने परीक्षाओं के पहले हरमाइनी के नोट्स उतार लिए थे। सिर्फ वही थी जो बिन्स की आवाज की सुलाने वाली शक्ति का विरोध कर पाती थी। आज उन्होंने दानवों के युद्ध पर 1.5 घंटे का उबाऊ लेक्चर झेला था। हैरी ने जो पहले 10 मिनट सुना था, वो जान गया था कि कोई और टीचर पढ़ाता तो विषय दिलचस्प हो सकता था। वो रॉन के साथ अपने चर्मपत्र के कोने में हैंगमैन खेलता रहा। इस दौरान हरमाइनी उन्हें कनखियों से गुस्से से घूरती रही। जब वो क्लास से बाहर निकले तो हरमाइनी उनसे ठंडेपन से बोली, अगर मैं तुम लोगों को इस साल अपने नोट्स नहीं दूं तो कैसा रहेगा? ओह, हम OWL में फेल हो जाएंगे। हरमाइनी, क्या तुम्हारी अंतरात्मा ये गवारा करेगी? रॉन ने कहा। देखो, तुम दोनों इसी लायक हो। हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन हमारे पास तुम्हारे जैसा दिमाग या याददाश्त या एकाग्रता नहीं है। तुम हमसे ज्यादा चतुर हो, क्या इसके लिए हमें दोष देना ठीक है? ओह, बकवास रहने दो। धुंध जैसी बारिश हो रही थी जिसे अहाते के कोने में झुंड बनाकर खड़े विद्यार्थी धुंधले दिख रहे थे। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने भारी टपकती बालकनी के नीचे खाली कोना चुना। उन्होंने सितंबर की बर्फीली हवा से बचने के लिए अपने दुशालों के कॉलर ऊपर कर लिए और वो इस बात पर बातें कर रहे थे कि स्नैप सत्र की पहली क्लास में क्या पढ़ाएंगे। तभी कोने पर मुड़कर उनके पास कोई आया। हेलो हैरी, ये चो चैंग थी। ये बहुत असामान्य बात थी कि वो अकेली थी। वो हमेशा खी खी करती लड़कियों से घिरी रहती थी। हाय, हैरी ने कहा। उसे अपना चेहरा गर्म लगने लगा। उसने खुद से कहा, कम से कम तुम इस बार दुर्गंध द्रव से ढके नहीं हो। तुमने उस रस को हटा दिया। हाँ, तो तुम्हारी छुट्टियां अच्छी बीती? जिस पल उसके मुंह से निकला वो सोचने लगा, काश उसने ये नहीं कहा होता। सेड्रिक चो का बॉयफ्रेंड था। उसकी मौत के सदमे ने निश्चित रूप से उसकी छुट्टियों को प्रभावित किया होगा। चो का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन वो संभलते हुए बोली, ओह, ठीक ठाक थी। तुम तो जानते ही हो। क्या ये टॉर्नेडो का बैज है? अचानक रॉन ने चो के दुशालों के सामने वाले हिस्से की तरफ इशारा किया। तुम उनकी टीम का समर्थन तो नहीं करती हो, है ना? हाँ, मैं करती हूँ। मैं शुरू से ही उनका समर्थन करते आई हूँ। क्या तुम शुरू से उनका समर्थन करती आई हो या फिर तब से कर रही हो जब से वो लीग जीतने लगे हैं? रॉन ने ऐसी आवाज में पूछा जिससे हैरी को लगा रॉन अनावश्यक रूप से आरोप लगा रहा है। मैं उनका समर्थन 6 साल की उम्र से कर रही हूँ। चो ने ठंडेपन से कहा, अच्छा हैरी, मिलते हैं। चो चली गई। हरमाइनी ने तब तक इंतजार किया जब तक वो दूर नहीं चली गई। फिर वो रॉन की तरफ मुड़ी। तुम बहुत फूहड़ हो। क्यों? मैंने तो उससे सिर्फ ये पूछा था कि क्या तुम समझ नहीं पाए? वो हैरी से अकेले में बात करना चाहती थी। तो शौक से करती, मैं उसे रोक तो नहीं रहा था। तो फिर तुम उसकी पसंदीदा क्विडिच टीम के बारे में हमला क्यों कर रहे थे? हमला? मैं उस पर हमला नहीं कर रहा था। मैं तो बस, अगर वो टॉर्नेडो का समर्थन करती तो किसे फर्क पड़ता है? ओह, छोड़ो भी। उनके बैज पहनने वाले आधे लोगों ने पिछले सीजन में ही बैज खरीदे थे, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब यह है कि वो असली प्रशंसक नहीं हैं। वो उनकी सफलता के कारण उनके प्रशंसक बन गए हैं। लो, घंटी बज गई, हैरी ने उन्हें बताया, क्योंकि रॉन और हरमाइनी इतनी जोर से लड़ रहे थे कि घंटी की आवाज नहीं सुन पाए।
उनकी बहस तब तक खत्म नहीं हुई जब तक वो तहखाने में नहीं पहुंच गए। इससे हैरी को ये सोचने का पर्याप्त समय मिल गया कि नेविल और रॉन अगर उसके साथ रहें तो उसकी चो से कभी 2 मिनट भी बात नहीं हो पाएगी जब तक कि वो ये देश छोड़कर चला न जाए। स्नैप के क्लासरूम के दरवाजे के बाहर लाइन में खड़े खड़े उसने सोचा, फिर भी यही क्या कम है कि वो उससे बात करने के लिए अकेली आई थी। वो सेड्रिक की गर्लफ्रेंड थी। वो आसानी से इस बात के लिए हैरी से नफरत कर सकती थी कि हैरी त्रिकोणीय कब की भूल भुलैया से बाहर निकल आया जबकि सेड्रिक मर गया। इसके बावजूद वो उससे दोस्ताना लहजे में बात कर रही थी। वो उसे पागल या झूठा नहीं समझ रही थी। वो उसे सेड्रिक की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं मान रही थी। हाँ, चो ने निश्चित रूप से उससे बात करने की कोशिश की थी और ऐसा 2 दिन में दूसरी बार हुआ था। ये सोचकर हैरी का उत्साह बढ़ गया। स्नैप के तहखाने का दरवाजा खुल गया। इस खतरनाक आवाज से भी हैरी के सीने के अंदर का वो छोटा सा उम्मीद भरा बुलबुला नहीं फूटा। शांत हो जाओ, स्नैप ने सभी के अंदर आने के बाद दरवाजा बंद करते हुए कहा। दरअसल ऐसा कहने की जरूरत नहीं थी। जिस पल क्लास ने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी थी, शांति छा गई थी। सिर्फ स्नैप की उपस्थिति ही क्लास को खामोश करने के लिए काफी होती थी। स्नैप ने अपनी डेस्क पर तेजी से पहुंचकर उन सबको घूरते हुए कहा, मुझे लगता है आज का सबक शुरू करने के पहले तुम लोगों को याद दिलाना ठीक रहेगा कि अगले जून में तुम लोग एक महत्वपूर्ण परीक्षा दोगे जिसमें तुम ये साबित करोगे तुमने जादुई काढ़े को बनाने और उनके इस्तेमाल करने के बारे में क्या सीखा है। मुझे उम्मीद है तुम लोग OWL में कम से कम संतोषजनक ग्रेड हासिल करोगे, वरना मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा। उनकी निगाह इस बार नेविल पर पड़ी जिसने थूक गटक लिया। जाहिर है इस साल के बाद तुम में से कई विद्यार्थी मेरी क्लास में नहीं रहेंगे। मैं अपनी NEWT की क्लासों में सबसे अच्छे विद्यार्थियों को चुनता हूँ, जिसका मतलब है कुछ लोग निश्चित रूप से मुझे अलविदा कहेंगे। उनकी निगाहें हैरी पर गईं, उनके होंठ सिकुड़ गए। हैरी ने पलटकर घूरा और उसे सुनकर खुशी हुई कि वो 5th ईयर के बाद जादुई काढ़े का विषय छोड़ सकता है। लेकिन अलविदा के उस सुखद क्षण के पहले अभी 1 साल बाकी है। इसलिए चाहे तुम NEWT में मेरा विषय पढ़ना चाहो या ना चाहो, तुम लोगों को मेरी सलाह है तुम अच्छे से अच्छा ग्रेड पाने की कोशिश करो। आज हम ऐसा काढ़ा बनाएंगे जो OWL में अक्सर आता है, शांतिदायक काढ़ा। ये तनाव को शांत करता है। अगर तुमने सामग्री ज्यादा डाल दी तो पीने वाला चिर निद्रा में सो सकता है। तुम्हें बहुत ध्यान से काम करना होगा। हैरी की बाईं तरफ बैठी हरमाइनी थोड़ा तन गई। उसके चेहरे पर एकाग्रता का भाव था। स्नैप ने अपनी छड़ी लहराई। सामग्री और तरीका ब्लैक बोर्ड पर लिखा था। जैसी हैरी, रॉन और हरमाइनी को उम्मीद थी, स्नैप इससे ज्यादा कठिन काम नहीं दे सकते थे। सामग्री को कड़ाही में निश्चित क्रम और मात्रा में डालना था। काढ़े को निश्चित बार चलाना था, पहले घड़ी चलने की दिशा में, फिर विपरीत दिशा में। काढ़े को उबालने वाली लपटों में गर्मी बिल्कुल सही स्तर तक धीमी होनी चाहिए थी, कुछ निश्चित मिनट तक। उसके बाद ही उसमें आखिरी सामग्री डाली जानी थी। जब 10 मिनट बचे तो स्नैप ने कहा, अब तुम्हारे काढ़े में से चांदी जैसे रंग का हल्का धुआं निकल रहा था। हैरी पसीना पसीना हो रहा था। उसकी कड़ाही से गहरा भूरा धुआं उठ रहा था। रॉन के काढ़े से हरी चिंगारियां निकल रही थी। सीमस अपनी कड़ाही के नीचे की लपटों को छड़ी की नोक से कुरेद रहा था क्योंकि वो बुझती हुई दिख रही थी। बहरहाल हरमाइनी के काढ़े से चांदी जैसे रंग का धुआं निकल रहा था। स्नैप ने अपनी मुड़ी हुई नाक के नीचे हरमाइनी के काढ़े को देखा। कोई टिप्पणी नहीं की। इसका मतलब ये था कि आलोचना करने के लिए कुछ नहीं मिला। वो हैरी की कड़ाही के पास आकर ठिठक गए। पॉटर, ये क्या है? शांतिदायक काढ़ा। स्नैप ने धीरे से कहा, पॉटर, मुझे ये बताओ कि क्या तुम पढ़ सकते हो? ड्रेको मैल्फॉय हंसने लगा। हाँ, हैरी ने कहा। उसकी उंगलियां छड़ी पर कस गईं। पॉटर, बोर्ड पर लिखे निर्देशों की तीसरी लाइन पढ़कर सुनाओ। हैरी ने ब्लैक बोर्ड की तरफ देखा। तहखाने में इस वक्त कई रंगों का धुआं उड़ रहा था। निर्देशों को पढ़ना आसान नहीं था। मून स्टोन का चूर्ण मिलाओ, 3 बार घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाओ, 7 मिनट तक उसे धीमी आंच में उबलने दो, फिर हेलेबोर का 2 बूंद रस मिलाओ। उसका दिल डूब गया। उसने हेलेबोर का रस नहीं मिलाया था। पॉटर, क्या तुमने तीसरी लाइन में लिखा हर काम किया है? नहीं, हैरी ने बहुत धीरे से कहा। मैंने सुना नहीं। नहीं!
हैरी ने इस बार ज्यादा जोर से कहा, मैं हेले बोर डालना भूल गया। मैं जानता हूं तुम भूल गए, इसका मतलब यह है तुम्हारा काढ़ा बेकार है, लुप्त हो। हैरी का काढ़ा गायब हो गया। वो खाली कढ़ाई के पास मूर्खों की तरह खड़ा रहा। तुम में से जिन लोगों ने निर्देशों को ठीक से पढ़ा है वो एक शीशी में अपने काढ़े का नमूना भरें, अपने नाम का स्पष्ट लेबल लगाएं और जांच के लिए मेरे डेस्क पर लाएं। जब हैरी के चारों तरफ के विद्यार्थी अपनी शीशियां भर रहे थे तो उसने बौखलाते हुए अपना सामान साफ किया। उसका काढ़ा रॉन के काढ़े से ज्यादा बुरा नहीं था, जिसमें से सड़े अंडों जैसी बदबू आ रही थी, या नेविल के काढ़े से जो अभी अभी मिलाई गई सीमेंट जैसा हो गया था और जिसे नेविल को अपनी कड़ाही से खोद कर निकालना पड़ रहा था। बहरहाल सिर्फ हैरी को ही अपनी मेहनत के बदले में शून्य मिलेगा। उसने छड़ी बैग में रखी और सीट पर बैठ गया। आखिरकार जब घंटी बज गई तो हैरी सबसे पहले तहखाने से बाहर निकला। जब तक रॉन और हरमाइनी बड़े हॉल में आए वो अपना लंच शुरू कर चुका था। सुबह की तुलना में छत अब ज्यादा स्याह हो गई थी। ऊंची खिड़कियों पर बारिश की फुहारें टकरा रही थी। ये बहुत भेदभाव था, हरमाइनी ने तसल्ली देते हुए कहा। तुम्हारा काढ़ा गोयल जितना बुरा नहीं था। जब उसने अपनी शीशी में काढ़ा डाला तो वो टूट गई और उसके दिशालों में आग लग गई। मैं सोच रही थी इस साल वो ज्यादा अच्छा व्यवहार करेंगे। मेरा मतलब है तुम जानते हो, अब वो माया पंछी के समूह में है। जहरीले सांपों के निशान नहीं बदलते हैं, रॉन ने समझदारी से कहा। चाहे जो हो, मुझे हमेशा लगता है डंबलडोर पागल हैं, स्नैप पर क्यों भरोसा करते हैं। इस बात का सबूत कहाँ है कि उन्होंने तुम जानते हो कौन के लिए काम करना सचमुच बंद कर दिया है। हरमाइनी ने पलटकर कहा। रॉन, मुझे लगता है डंबलडोर के पास काफी सबूत होंगे, हालांकि उन्होंने वो तुम्हें नहीं दिखाए हैं। ओह, तुम दोनों चुप रहो, हैरी ने भारी अंदाज में कहा। वो दोनों स्थिर हो गए और दोनों नाराज दिख रहे थे। हैरी बोला, क्या तुम दोनों कभी चैन से नहीं रह सकते? हमेशा बहस करते रहते हो, मैं पागल हो रहा हूँ। उसने अपना खाना छोड़ा, स्कूल बैग कंधे पर लटकाया और उन्हें वहीं बैठा छोड़कर चला गया। वो एक बार में दो दो पायदान चढ़ते हुए संगमरमर की सीढ़ियां पार करने लगा और लंच के लिए तेजी से उतरते कई विद्यार्थियों के पास से गुजरा। अचानक जो गुस्सा उसके अंदर आया था वो सुलग रहा था और रॉन और हरमाइनी के सदमे भरे चेहरे याद करके उसे संतोष मिल रहा था। उसने सोचा, उन्हें अच्छा सबक मिलेगा। वो लोग शांति से क्यों नहीं रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं, इससे कोई भी पगला जाएगा। हैरी ने लंच का बाकी समय उत्तरी मीनार के ऊपर वाले दरवाजे के नीचे बिताया। परिणाम हुआ कि जब घंटी बजी तो वो सिविल ट्रिलोनी की क्लासरूम तक जाने वाली सफेद सीढ़ी पर सबसे पहले चढ़ गया। जादुई काढ़े के बाद ज्योतिष हैरी का सबसे कम प्रिय विषय था। बाकी के विद्यार्थी अगले 5 मिनट में आ गए। रॉन ने दरवाजे के अंदर आने के बाद चारों तरफ देखा और फिर सीधे हैरी के पास आया। बैठते ही उसने हैरी से कहा, हरमाइनी और मैंने बहस करना छोड़ दिया। अच्छी बात है, रॉन बोला, लेकिन हरमाइनी कहती है तुम अपना गुस्सा हम लोगों पर निकालना बंद कर दो तो अच्छा रहेगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें सिर्फ उसका संदेश सुना रहा था, रॉन ने बात काटते हुए कहा। वैसे मुझे भी उसकी बात सही लगती है। सीमस और स्नैप तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा? गुड डे, प्रोफेसर ट्रिलोनी ने अपनी सदाबहार रहस्यमय और सपनीली आवाज में कहा। हैरी चुप हो गया। वो चिढ़ रहा था, हालांकि उसे खुद पर थोड़ी शर्म आ रही थी। मुझे तुम लोगों का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। ये देखकर खुशी हुई कि तुम सब सही सलामत हॉगवर्ट्स लौट आए हो। तुम लोगों को टेबल पर एक पुस्तक रखी मिलेगी, इनिगो इमेगो द ड्रीम ऑरेकल। सपनों की व्याख्या भविष्य जानने का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है और इस बात की संभावना है तुम्हारे OWL में ये पूछा जाए। प्रस्तावना खोलकर पढ़ो कि इमेगो सपनों की व्याख्या के मामले में क्या कहते हैं, फिर जोड़ियां बनाओ। एक दूसरे के हाल के सपनों की व्याख्या करने के लिए द ड्रीम ऑरेकल का प्रयोग करो। हैरी और रॉन ने एक दूसरे की तरफ उदासी से देखा। रॉन बोला, मुझे अपने सपने कभी याद ही नहीं रहते, तुम अपना कोई सपना बताओ। हैरी ने अधीरता से कहा, तुम्हें कोई ना कोई तो सपना याद करना होगा ना। वो अपने सपने के बारे में किसी को नहीं बताना चाहता था। वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि कब्रिस्तान के बारे में उसके नियमित बुरे सपने का क्या मतलब है। उसे उसका मतलब समझने के लिए रॉन या प्रोफेसर ट्रिलोनी या मूर्खतापूर्ण ड्रीम ऑरेकल की जरूरत नहीं थी। देखो, मैंने कल रात को सपना देखा था, मैं क्विडिच खेल रहा हूँ, रॉन ने कहा और याद करने के लिए चेहरे पर दबाव डाला। तुम्हें क्या लगता है इसका क्या मतलब है? शायद इसका ये मतलब होगा कि कोई बड़ा जानवर तुम्हें खा जाएगा। हैरी ने द ड्रीम ऑरेकल के पन्नों को बिना दिलचस्पी के पलटते हुए कहा। हैरी जरा भी खुश नहीं हुआ। जब प्रोफेसर ट्रिलोनी ने होमवर्क के तौर पर उन्हें 1 महीने तक सपनों की डायरी रखने का काम दिया और घंटी बजी
तो वो और रॉन सीढ़ी से नीचे उतरे। रॉन जोर जोर से शिकायत कर रहा था। तुम्हें क्या एहसास है हमें कितना सारा होमवर्क मिल चुका है? बिंस ने दानवों के युद्धों पर हमें 1.5 फुट लंबा निबंध लिखने को कहा है। स्नैप ने मून स्टोन के उपयोग पर 12 इंच का निबंध लिखने को कहा है और ट्रिलोनी ने 1 महीने तक सपनों की डायरी रखने का आदेश दिया है। काश वो अम्बरीज औरत कोई होमवर्क न दे। जब वो गुप्त कलाओं से रक्षा की क्लास में दाखिल हुए तो अम्बरीज डेस्क पर मिली। वो पिछली रात वाला गुलाबी कार्डिगन पहने थी, सिर के ऊपर काले मखमल का बो था। सभी विद्यार्थियों के बैठने के बाद प्रोफेसर अम्बरीज बोली, गुड आफ्टरनून। कुछ विद्यार्थी जवाब में गुड आफ्टरनून बुदबुदाए। ये नहीं चलेगा, मैं चाहती हूं तुम लोग जवाब में कहो गुड आफ्टरनून प्रोफेसर अम्बरीज। एक बार फिर, गुड आफ्टरनून क्लास। विद्यार्थियों ने जवाब दिया, गुड आफ्टरनून प्रोफेसर अम्बरीज। देखा, ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं है। अपनी छड़ियां अंदर रख दो और कलम निकाल लो। प्रोफेसर अम्बरीज ने अपना हैंडबैग खोला, उसमें से अपनी बहुत छोटी सी छड़ी निकाली, ब्लैक बोर्ड पर तेजी से ठोंका। तत्काल बोर्ड पर शब्द उभर आए, गुप्त कलाओं से रक्षा, मूलभूत सिद्धांतों की ओर वापसी। प्रोफेसर अम्बरीज हाथ बांधकर विद्यार्थियों की तरफ मुड़ी। टीचर्स लगातार बदलने से मंत्रालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन नहीं हुआ है। बहरहाल तुम्हें ये जानकर खुशी होगी, ये समस्याएं अब दूर हो गई हैं। हम इस साल गुप्त कलाओं से रक्षा का सावधानी पूर्वक निर्मित, सिद्धांत केंद्रित, मंत्रालय द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। प्रोफेसर अम्बरीज ने कहा, जब मैं तुमसे कोई सवाल पूछूं तो मैं चाहूंगी कि तुम जवाब में या तो हाँ प्रोफेसर अम्बरीज कहो या नहीं प्रोफेसर अम्बरीज कहो। तो क्या सभी के पास विल्बर्ट स्लिंकहार्ट की पुस्तक रक्षात्मक जादुई सिद्धांत है? हाँ प्रोफेसर अम्बरीज, पूरी क्लास ने कहा। अच्छी बात है। पेज नंबर 5 खोल लो। अध्याय 1, शुरुआती लोगों के लिए मूलभूत बातें पढ़ना शुरू कर दो। बात करने की जरूरत नहीं है। हैरी ने रक्षात्मक जादुई सिद्धांत का पेज नंबर 5 खोला और पढ़ने लगा। कुछ मिनट खामोशी से गुजर गए। उसके पास बैठा रॉन बेध्यानी से अपनी उंगलियों में कलम घुमा रहा था, पन्ने को एक ही जगह पर घूर रहा था। हरमाइनी ने रक्षात्मक जादुई सिद्धांत की पुस्तक खोली ही नहीं, वो प्रोफेसर अम्बरीज की तरफ लगातार घूर रही थी। उसका हाथ हवा में उठा था। हैरी को याद नहीं था कि हरमाइनी ने कभी कहे जाने पर कोई पुस्तक ना पढ़ी हो, ना खोली हो, या अपनी नाक के नीचे आई किसी पुस्तक को खोलने का प्रलोभन छोड़ा हो। उसने उसकी तरफ सवालिया निगाह डाली, लेकिन हरमाइनी ने अपना थोड़ा सिर हिलाकर इशारा किया कि वो किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती है। वो लगातार प्रोफेसर अम्बरीज को घूरती रही, जो उतनी ही दृढ़ता से दूसरी दिशा में देखती रही। कुछ मिनट गुजर गए। बहरहाल अब हैरी ही अकेला विद्यार्थी नहीं था जो हरमाइनी को देख रहा था। जब आधी से ज्यादा क्लास अपनी पुस्तकों की बजाय हरमाइनी की तरफ घूरने लगी तो प्रोफेसर अम्बरीज ने फैसला किया कि वो इस स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकती। क्या तुम्हें अध्याय के बारे में कुछ पूछना है बेटा? उन्होंने हरमाइनी से पूछा, जैसे उसी वक्त उनका ध्यान गया हो। हरमाइनी ने कहा, अध्याय के बारे में तो नहीं पूछना है। अम्बरीज ने कहा, अगर तुम कोई और सवाल करना चाहती हो तो हम क्लास के बाद बात कर सकते हैं। हरमाइनी बोली, मुझे आपके पाठ्यक्रम के लक्ष्यों के बारे में सवाल पूछना है। और तुम्हारा नाम क्या है? हरमाइनी ग्रेंजर, हरमाइनी ने कहा। प्रोफेसर अम्बरीज ने नकली मीठी आवाज में कहा, देखो मिस ग्रेंजर, तुम लक्ष्यों को गौर से पढ़ो। मुझे लगता है वो बिल्कुल स्पष्ट है। नहीं, वो स्पष्ट नहीं है। वहां पर रक्षात्मक मंत्रों के प्रयोग के बारे में कुछ नहीं लिखा है। रक्षात्मक मंत्रों का प्रयोग? मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती मेरी क्लास में ऐसी कोई स्थिति आ सकती है कि तुम्हें रक्षात्मक मंत्र का प्रयोग करने की जरूरत हो। रॉन ने जोर से कहा, तो क्या हम जादू का प्रयोग नहीं करेंगे? जब कोई विद्यार्थी मेरी क्लास में बोलना चाहे तो अपना हाथ उठा दे मिस्टर वीजली, रॉन ने कहा और अपना हाथ हवा में उठा दिया। प्रोफेसर अम्बरीज खुलकर मुस्कुराए। उन्होंने रॉन की तरफ पीठ फेर ली। हैरी और हरमाइनी ने तत्काल अपने हाथ उठा दिए। प्रोफेसर अम्बरीज की बाहर निकली आंखें एक पल के लिए हैरी पर टिकी, फिर उन्होंने हरमाइनी को संबोधित किया, हाँ मिस ग्रेंजर। हाँ, हरमाइनी ने कहा, गुप्त कलाओं से रक्षा का पूरा मकसद निश्चित रूप से रक्षात्मक मंत्रों का अभ्यास है। प्रोफेसर अम्बरीज ने अपनी नकली मीठी आवाज में कहा, मिस ग्रेंजर, क्या तुम जादू मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षित शैक्षणिक विशेषज्ञ हो? नहीं, लेकिन तब तो ये फैसला करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम लोग रक्षात्मक मंत्रों के बारे में सुरक्षित, जोखिम विहीन तरीकों से सीखोगे, और उससे क्या फायदा होगा? अगर हम पर हमला होगा तो हम इस स्थिति में ना हो। पहले हाथ उठाओ मिस्टर पॉटर। हैरी ने अपना मुक्का हवा में तान दिया।
प्रोफेसर अम्बridge ने तत्काल उसकी तरफ पीठ कर ली। और तुम्हारा नाम क्या है? डीन थॉमस। हाँ मिस्टर थॉमस, हैरी ने जो कहा वो सच है ना? डीन बोला। अगर हम पर हमला होता है तो ये जोखिम भी नहीं होगा। प्रोफेसर अम्बridge ने डीन की तरफ बड़ी चिढ़ाने वाली मुस्कान से कहा, क्या तुम्हें मेरी क्लासों में हमले का डर है? नहीं, लेकिन प्रोफेसर अम्बridge ने उसकी बात काट दी। मैं इस बात की आलोचना नहीं करना चाहती कि इस स्कूल में किस तरह से पढ़ाई होती थी। यही नहीं, बहुत ही खतरनाक संकर जादूगर और बहुत ही गैर जिम्मेदार अगर आपका मतलब प्रोफेसर ल्यूपिन से है तो वो सबसे अच्छे टीचर थे जिन्होंने हमें आज तक पढ़ाया है, डीन ने गुस्से में कहा। हाथ मिस्टर थॉमस, जैसा कि मैं कह रही थी, तुम्हें ऐसे मंत्रों के बारे में पढ़ाया गया है जो बहुत जटिल हैं। तुम्हें डराकर ये विश्वास दिलाया गया है किसी भी दिन शैतानी जादूगरों से तुम्हारा सामना होगा। हमें डराया नहीं गया है, हम तो। तुम्हारा हाथ ऊपर नहीं है मिस ग्रेंजर। मंत्रालय का विचार है कि सैद्धांतिक ज्ञान ही तुम्हें परीक्षा में पास कराने के लिए काफी है। और तुम्हारा नाम है? उन्होंने पार्वती को घूरते हुए कहा, जिसका हाथ अभी अभी उठा था। पार्वती पाटिल। और क्या हमारी गुप्त कलाओं से रक्षा के OWL में प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं होगी? अगर तुमने सैद्धांतिक पढ़ाई अच्छे से की है तो कोई कारण नहीं कि तुम सावधानी से नियंत्रित परीक्षा की स्थितियों में मंत्रों को ठीक तरीके से न कर पाओ, पहले से उनका अभ्यास किए बिना। पार्वती ने अविश्वास से कहा, क्या आप हमसे कह रही हैं कि हम इन मंत्रों का प्रयोग पहली बार परीक्षा में करेंगे? मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ कि यदि तुमने सैद्धांतिक पढ़ाई अच्छी तरह से कर ली है। और सैद्धांतिक पढ़ाई असली दुनिया में किस काम आएगी? हैरी ने जोर से कहा। उसकी मुट्ठी एक बार फिर हवा में थी। प्रोफेसर अम्बridge ने ऊपर देखा। उन्होंने धीरे से कहा, ये असली दुनिया नहीं, स्कूल है पॉटर। तो हमें उस चीज की तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं जो बाहर हमारा इंतजार कर रही है। बाहर कोई चीज इंतजार नहीं कर रही मिस्टर पॉटर। ओह हाँ, हैरी ने कहा। उसका गुस्सा पूरे दिन सतह से जरा नीचे उबल रहा था और अब वो उबलने के बिंदु पर पहुंच चुका था। प्रोफेसर अम्बridge ने चाशनी जैसी मीठी आवाज में भयंकर तरीके से कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे बच्चों पर कौन हमला करना चाहेगा? जरा सोचने दें। शायद लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। रॉन की आह निकल गई। लेवेंडर ब्राउन धीरे से चीख उठी। नेविल अपने स्टूल पर एक तरफ गिर गया। बहरहाल अम्बridge जरा भी नहीं चौंकी। वो हैरी को बहुत संतोष से देख रही थी। मिस्टर पॉटर, गरुण द्वार के 10 पॉइंट कम किए जाते हैं। पूरी क्लास खामोश और स्थिर हो गई। देखो, मैं कुछ बातें साफ कह देना चाहती हूँ। तुम लोगों को बताया गया है कि एक शैतानी जादूगर मौत के मुंह से वापस लौट आया है। वो मरा नहीं था, लेकिन हाँ, वो लौट आया है, हैरी ने गुस्से से कहा। मिस्टर पॉटर, तुम पहले ही 10 पॉइंट गंवा चुके हो। स्थिति को बुरा मत बनाओ। जैसा मैं कह रही थी, तुम्हें बताया गया है कि शैतानी जादूगर लौट आया है। ये झूठ है। ये झूठ नहीं है। मैंने उसे देखा था, उसे मुकाबला किया है। सजा मिस्टर पॉटर, कल शाम को 5 बजे मेरे ऑफिस में। मैं दोहराती हूँ, ये झूठ है। जादू मंत्रालय गारंटी देता है। अगर कोई मौत के मुंह से लौटने वाले शैतानी जादूगर के बारे में तुम्हें झूठ बोलकर डरा रहा है तो मैं उसके बारे में सुनना चाहूंगी। मैं यहाँ तुम सबकी मदद के लिए हूँ, तुम्हारी दोस्त हूँ। तुम क्लास के बाद कभी भी मुझसे आकर मिल सकते हो। प्रोफेसर अम्बridge अपनी डेस्क के पीछे बैठ गई। बहरहाल हैरी खड़ा रहा। हर विद्यार्थी उसकी तरफ घूर रहा था। सीमस आधा डरा हुआ और आधा मंत्रमुग्ध लग रहा था। हैरी, कुछ मत बोलो, हरमाइनी ने चेतावनी भरे लहजे में फुसफुसाकर कहा। उसने आस्तीन खींची, लेकिन हैरी ने उससे बांह छुड़ा ली। हैरी ने कांपती हुई आवाज में कहा, तो आपके अनुसार सेड्रिक डिगोरी अपने आप मर गया है ना? वो ठंडेपन से बोली, सेड्रिक डिगोरी की मौत एक दुखद दुर्घटना थी। वो हत्या थी। वो कांप रहा था। उसने इस बारे में कभी किसी से ज्यादा बात नहीं की थी। कम से कम उत्सुकता से सुनते 30 सहपाठियों से तो बिल्कुल नहीं की थी। वोल्डेमॉर्ट ने उसे मारा है और आप ये बात जानती हैं। प्रोफेसर अम्बridge का चेहरा सपाट हो गया। एक पल के लिए तो हैरी को लगा वो चिल्लाने वाली हैं, लेकिन फिर उन्होंने अपनी सबसे कोमल और चाशनी लिपटी लड़कियों के अंदाज में कहा,
यहाँ आओ मिस्टर पॉटर। हैरी ने अपनी कुर्सी को लात मारकर पीछे किया और वो टीचर के डेस्क पर पहुंच गया। प्रोफेसर एम्ब्रिज ने अपने हैंडबैग से गुलाबी चर्मपत्र का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला, अपने डेस्क पर फैलाया और कलम स्याही की दवात में डुबाकर लिखने लगी। पूरी क्लास खामोश थी। एक आध मिनट के बाद उन्होंने चर्मपत्र तह करके छड़ी से ठोक दिया। चर्मपत्र इस तरह सील बंद हो गया कि हैरी खोल नहीं सकता था। हैरी ने बिना कुछ बोले चिट्ठी ले ली, अपने कमरे से बाहर चला गया। उसने अपने पीछे क्लासरूम का दरवाजा धड़ाम से बंद किया। प्रोफेसर मैगोनिकल के नाम की चिट्ठी उसके हाथ में कसकर दबी हुई थी। एक मोड़ पर मुड़ते ही सीधे चौड़े मुंह वाले पीव्स नामक भूत से टकरा गया। ओह, ये तो पॉटर बच्चा है। पीव्स ने किलकारी भरी स्याही की 2 दवातों को जमीन पर गिरा दिया। हैरी पीछे उछला और दूर हट गया। रास्ते से हट जाओ पीव्स। ज्यादातर लोग सोचते हैं चिंतित पॉटर भूख रहा है, लेकिन पीव्स सबसे ज्यादा जानता है और कहता है पॉटर पागल है। चुप रहो। उसकी बाईं तरफ का एक दरवाजा खुला। प्रोफेसर मैगोनिकल अपने ऑफिस से गंभीर और परेशान दिखती हुई बाहर निकली। तुम चिल्ला क्यों रहे हो पॉटर? तुम क्लास में क्यों नहीं हो? हैरी ने कठोरता से कहा, मुझे आपके पास भेजा गया है। भेजा गया है? इससे क्या मतलब है? हैरी ने प्रोफेसर अम्ब्रिज की चिट्ठी पढ़ा दी। अंदर आओ पॉटर। वो उनके पीछे स्टडी में चला गया। उसके अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तो ये क्या सच है? क्या? हैरी ने पूछा। उसकी आवाज जरूरत से ज्यादा आक्रामक हो गई। क्या ये सच है तुम प्रोफेसर अम्ब्रिज पर चिल्लाए थे? हाँ। तुमने उन्हें एक तरह से झूठी कहा था? हाँ। तुमने उनसे कहा था तुम जानते हो कौन लौट आया है? हाँ। प्रोफेसर मैगोनिकल अपने डेस्क के पीछे बैठ गई। हैरी को गौर से देखा, फिर बोली, बिस्कुट खाओ पॉटर। क्या? बिस्कुट खाओ। कागजों के ढेर के ऊपर रखे डिब्बे की तरफ इशारा किया। और बैठ जाओ। एक बार पहले भी हैरी को ऐसा अनुभव हो चुका है। एक बार पहले भी जब उसने प्रोफेसर मैगोनिकल से सजा की उम्मीद की थी, लेकिन उस समय उन्होंने उसे गरुड़द्वार की क्विडिच टीम का खोजी बना दिया था। वो कुर्सी पे धंस गया और बिस्कुट खाने लगा। प्रोफेसर मैगोनिकल ने प्रोफेसर अम्ब्रिज की चिट्ठी रख दी। हैरी को गंभीरता से देखने लगी। पॉटर, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। उनका लहजा सामान्य नहीं था। वो तेज, तीखा और सख्त नहीं था, बल्कि धीमा, चिंता से भरा और हमेशा से ज्यादा मानवीय था। आप क्या? पॉटर, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। तुम जानते हो कि वो कहाँ से आई हैं और ये भी जानते हो किसे खबर दे रही हैं। प्रोफेसर मैगोनिकल ने दोबारा अम्ब्रिज की चिट्ठी की तरफ देखते हुए कहा, इसमें लिखा है तुम्हें इस सप्ताह हर शाम को सजा मिलेगी जो कल से शुरू होगी। हैरी ने दहशत में दोहराया, इस सप्ताह हर शाम को? लेकिन प्रोफेसर। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो तुम्हारी टीचर हैं। उन्हें तुम्हें सजा देने का पूरा हक है। तुम कल 5 बजे उनके कमरे में पहली बार जाओगे। याद रखना, डोलोरेस अम्ब्रिज के सामने सावधान रहना। लेकिन मैं सच्चाई बता रहा था। वोल्डेमॉर्ट लौट आया है। आप जानती हैं, प्रोफेसर डंबलडोर जानते हैं कि वो सचमुच लौट। भगवान के लिए पॉटर। जब हैरी ने वोल्डेमॉर्ट का नाम लिया तो बुरी तरह चौंक गई। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि ये मामला सच्चाई और झूठ का है? वो उठकर खड़ी हो गई। उनके नथुने फूल गए, मुंह बहुत पतला हो गया। हैरी भी उठकर खड़ा हो गया। एक और बिस्कुट लो, प्रोफेसर मैगोनिकल ने चिढ़ते हुए कहा। डिब्बा बढ़ा दिया। हैरी ने ठंडेपन से कहा, नहीं धन्यवाद। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। हैरी ने एक बिस्कुट ले लिया। धन्यवाद। पॉटर, क्या तुमने सत्र के शुरुआती जश्न में डोलोरेस अम्ब्रिज का भाषण सुना था? हाँ, उन्होंने कहा था प्रगति पर रोक लगाई जाएगी। इसका मतलब था कि जादू मंत्रालय हॉगवर्ट्स में दखल देने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने उसे अपने ऑफिस से बाहर निकलने का इशारा करते हुए कहा, मुझे खुशी है तुम कम से कम हरमाइनी ग्रेंजर की बात तो सुनते हो।